नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सावधान हो जाइए क्योंकि दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। मस्कट में एक तरफ अमेरिका के साथ शांति की मेज पर मीठी मीठी बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ इस ईरान के मिसाइल अड्डों पर महाविनाश का बटन सेट किया जा रहा है। तेहरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल निकाल ली है, जिसका नाम है खुर्रमशहर 4, और इसे न सिर्फ बाहर निकाला गया है बल्कि इसकी तैनाती फ्रंट लाइन पर कर दी गई है, एकदम होर्मुज स्ट्रेट के करीब। तो एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ सरासर धोखा। ईरान शांति तो चाहता है, लेकिन क्या अमेरिका शांति की आड़ में हमले के मौके ढूंढ रहा है? याद कीजिए 2025 का वो मंजर जब इसी खुर्रमशहर 4 ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को धुआं धुआं कर दिया था, और इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके रोक नहीं पाया था। आयरन डोम धरा का धरा रह गया था, और एक बार फिर से उसी खतरनाक हथियार को ईरान ने एक्टिवेट कर दिया है, और कहते हैं निशाने पर सीधा यूएसएस एब्राहम लिंकन है, जिस जंगी बेड़े को आप इस वक्त यहां देख रहे हैं। तो क्या अमेरिका इस ट्रैप में फंस चुका है और मिडिल ईस्ट में एक ऐसी आग लगने वाली है जिसे बुझाना भी नामुमकिन माना जाएगा? ईरान और अमेरिका की बातचीत एक कवर है, और ईरान खुर्रमशहर 4 की तैनाती करके यह याद दिला रहा है कि अगर बातचीत फेल हुई तो सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट में कयामत ही एक जवाब होगा। बस ट्रिगर दबाने की देर है। ईरान के इरादे साफ हैं, वो शांति की आड़ में अपनी मिसाइल शक्ति को धार दे रहा है। अगर बातचीत नाकाम हुई तो मिडिल ईस्ट, जहां से दुनिया में सबसे ज्यादा तेल निकाला जाता है, वो इलाका आग में भस्म हो जाएगा। दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, और जो ये सन्नाटा आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में और ईरान में, सतर्क हो जाइए क्योंकि यह खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत है। तो क्या मिडिल ईस्ट में 2026 की सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली है? आज इसी पर बड़े पैनल के साथ एक बड़ी चर्चा। क्या तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा ओमान में लिखी जा रही है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मिडिल ईस्ट से होगी? एक तरफ मिडिल ईस्ट में ट्रंप के लड़ाकू बेड़े की तैनाती ने तेहरान की नींद उड़ाई हुई है, तो दूसरी तरफ खामनेई अपने सबसे घातक मिसाइल खुर्रमशहर 4 को लेकर तैयार है, और इजराइल और अमेरिकी ठिकानों की ओर इसकी तैनाती कर दी गई है। तो क्या ये बातचीत का महज नाटक रचा जा रहा है और दूसरी ओर महायुद्ध की तैयारी की जा रही है? क्या अमेरिका के साथ जारी ये डायलॉग सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है? क्या ईरान सिर्फ बदले का मौका ढूंढ रहा है? इतिहास गवाह है, ईरान की जुबान पर कम और उसकी मिसाइलों पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। बढ़ता तनाव मिडिल ईस्ट में चिंता बढ़ा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है, और ईरान की ओर से अपनी खुर्रमशहर 4 मिसाइल की तैनाती कर दी गई है, और इसके टारगेट पर है इजराइल, अमेरिकी बेस और यूएसएस एब्राहम लिंकन। अमेरिकी नौसेना, जिसमें यूएसएस एब्राहम लिंकन भी शामिल है, इजराइल भी इस पर पैनी नजर रखे हुए है। लेकिन खुर्रमशहर 4 मिसाइल ये कोई आम मिसाइल नहीं है। 12 दिन के युद्ध में इस मिसाइल ने अपना जलवा दिखाया था। वो मिसाइल जिसने इजराइल की सांसें रोक दी थी। याद कीजिए 2025 का वो साल जब इसी खुर्रमशहर 4 मिसाइल ने इजराइल के अजेय कहे जाने वाले आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को तार तार कर दिया था। 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता और 1500 किलो बारूद ले जाने की ताकत। जब यह मिसाइल किसी इलाके में गिरती है तो उस इलाके में राख के अलावा कुछ नहीं बचता है, और इसी खुर्रमशहर 4 मिसाइल की तैनाती आईआरजीसी ने एक अंडरग्राउंड सिटी में कर दी है। 2025 में खुर्रमशहर 4 मिसाइल ने इजराइल को दहला दिया था। 12 दिन के युद्ध में ईरान ने इजराइल को हिलाकर रख दिया था। अमेरिका को चेतावनी है कि ईरान से दूर रहो, वरना इस मिसाइल का दोबारा इस्तेमाल होगा।
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अब इस पर्दा है, क्योंकि पर्दे के पीछे ईरान ने अपनी सबसे खूंखार मिसाइल को इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। यकीन मानिए, ये बातचीत नहीं, ये जंगी तैयारी है। दुनिया को लग रहा है कि ये कूटनीति चल रही है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है। ये टेबल टॉक से इफेक्ट ट्रैप है, वो बातचीत का बहाना जिसको सामने रखकर दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने का एक मौका ढूंढ रहे हैं। खुर्रमशहर 4 की तैनाती का मतलब क्लियर है। ईरान समझौते के मूड में नहीं, बल्कि सीधे प्रहार की फिराक में है। खुर्रमशहर 4 जिसका ट्रेलर इजराइल देख चुका है। आपको उसकी ताकत और खासियत के बारे में एक बार बताते हैं। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। MRBM अधिकतम रेंज 1200 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर है। उत्तर कोरिया की मुसूदान मिसाइल पर आधारित है। इसे मोबाइल लॉन्चर से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। ईरान की IRGC एरोस्पेस फोर्स के अधीन है। लंबी दूरी पर सटीक निशाना लगाने की ताकत है। इसके अलावा और क्या तैयारी है वो भी देख लीजिए। खामनेई ने अबू महदी मिसाइल को भी एक्टिवेट कर दिया है। एक आसमान से आएगा तो दूसरा समुद्री सतह से आएगा। ईरान की नेवल क्रूज मिसाइल है अबू महदी। ईरान ने 2600 किलोमीटर रेंज का दावा किया है। इस मिसाइल की रेंज में अरब सागर का एक बड़ा इलाका, ओमान की खाड़ी, पारस की खाड़ी, इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेसेस आते हैं, जो कि खासकर तटीय इलाकों में हैं, जो समुद्र से लगे हुए हैं। रेंज में कतर का अल उदैद, UAE का अल दफरा बेस है। मिसाइल की रेंज में अरब सागर में तैनात USS एब्राहम लिंकन भी है। तो एक तरफ अबू महदी है, दूसरी तरफ खुर्रमशहर 4 है। ईरान का इशारा क्लियर है कि बातचीत फेल तो जंग शुरू, उसके बाद कोई दबाव नहीं, कोई समझौता नहीं। और ईरान को इतना वक्त मिल चुका है कि उसने अपने सभी वॉरहेड्स को सही जगह पर फिट कर दिया है। और उधर अमेरिका भी तन कर खड़ा है। वो अब बाइडेन की नरम कूटनीति नहीं कर रहा है, बल्कि ट्रंप की दादागिरी चला रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेवी को रेडी टू फायर मोड में डाल दिया है। अमेरिकी युद्धपोत फारस की खाड़ी में लंगर डाले खड़े हैं, लेकिन अमेरिकी युद्धपोत के लोकेशंस की जानकारी अब ईरान के पास है। याद कीजिए शाहिद 139 ड्रोन को, जिसने ईरान के पास मौजूद USS एब्राहम लिंकन की न सिर्फ लोकेशन ट्रैक की, बल्कि उसकी तस्वीर, उसकी एक्टिविटी, सब कुछ कैप्चर करके IRGC यानी कि तेहरान की आर्मी के पास पहुंचा दिया। और यह सब कुछ मुमकिन हुआ ईरान के दोस्त चीन की वजह से, क्योंकि USS एब्राहम लिंकन के लोकेशन को लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि चीन है। यानी चीन आज की तारीख में ईरान को भर भर का सैटेलाइट डेटा मुहैया करा रहा है, 3D मैपिंग मुहैया करा रहा है, समुद्र में हो रही हलचल को ईरान को पहुंचा रहा है। इधर ट्रंप ने साफ कर दिया है, ईरान या तो शर्तें माने, या अपनी मिसाइल सरेंडर करे, या फिर अंजाम भुगतने को तैयार है। ट्रंप की डिक्शनरी में कॉम्प्रोमाइज शब्द कहीं नहीं है। वो कहते हैं डील होगी तो अमेरिका की शर्तों पर होगी। ईरान कह रहा है ईरान सिर्फ बातचीत करेगा तो परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करेगा, इसके अलावा कोई बातचीत अमेरिका के साथ नहीं होगी। और पूरी दुनिया देख रही है कि मिडिल ईस्ट में क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन इस बीच एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों, इसे जानना बहुत जरूरी है। ईरान में रहने वाले अमेरिकी लोगों के लिए अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की है। यूएस ने ईरान में अपने नागरिकों को अलर्ट किया है, जल्द से जल्द ईरान से निकल जाने को कहा है। उसका मानना है कि ईरान में विरोध प्रदर्शन की आशंका बढ़ सकती है, इंटरनेट बंद हो सकता है, एयर स्पेस बंद किया जा सकता है, उड़ानें प्रतिबंधित की जा सकती हैं। इसलिए अमेरिकी फौरन ईरान छोड़ दें। और यह भी कहा है कि अमेरिकी सहायता अब तक नहीं आने वाली, इसलिए आप आर्मीनिया चले जाएं या टर्की चले जाएं। अब इसके मायने क्या हैं? इसके मायने यह है कि वार्ता के सफल होने की उम्मीद ना के बराबर है। बातचीत अगर टूटी तो कूटनीति डिरेल हो सकती है और ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। और अगर ईरान का अमेरिका के साथ युद्ध शुरू हुआ तो फिर सबसे पहले टारगेट होंगे अमेरिकी नागरिक, यूएस के आर्मी बेस जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, और इजराइल। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जो बातचीत की जा रही है, ये एक डेथ ट्रैप है। ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए
बातचीत का हवाला तो दे रहा है, लेकिन ईरान को भी पता है कि इस बातचीत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर नहीं मानेगा। अमेरिका को ईरान का तेल भी चाहिए, अमेरिका को ईरान पर कंट्रोल भी चाहिए, अमेरिका को यह चाहिए कि ईरान उसके इशारों पर चले। इसलिए आईआरजीसी खामोश नहीं है। आईआरजीसी बंकर से लेकर तटीय इलाकों तक पूरी तैयारी में लगा हुआ है। खामनेई जानते हैं कि बातचीत में ट्रंप को हराना मुश्किल है, और ट्रंप इस बात को जानते हैं कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो अमेरिका बिना जंग के यहां से नहीं निकल सकता है। तो क्या ट्रंप इस जाल में फंस चुके हैं या खामनेई इस जाल में फंस चुके हैं? कौन किसके जाल में है? और क्या अमेरिका से इतनी दूर सिर्फ इजराइल के भरोसे ईरान का मुकाबला अमेरिका कर सकता है? इसका जवाब ना में है। इसलिए अमेरिका सैनिकों की तैनाती पर पैसा पानी की तरह बहा रहा है। अमेरिकी तैनाती पर हर दिन 60 से 125 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है अमेरिका। यूएसएस अब्राहम लिंकन को ही आप देख लीजिए, एक दिन में एक करियर स्ट्राइक ग्रुप पर 17 से 21 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। एक ग्रुप पर हर रोज का खर्चा 50 से 75 करोड़ रुपए का है। थर्ड डिफेंस सिस्टम की अगर बात की जाए तो एक बैटरी पर रोज 65 लाख से 1.25 करोड़ रुपए का खर्च है। पैट्रियट मिसाइल बैटरी की बात की जाए तो एक सिस्टम पर रोज 85 से 2.5 करोड़ रुपए का खर्च है। F-15E से लेकर F-35C तक फाइटर जेट ऑपरेशन पर 4 से 17 करोड़ रुपए का खर्च है। मिडिल ईस्ट में सैनिक और बेस लॉजिस्टिक्स पर रोजाना 8 से 25 करोड़ रुपए का खर्च आता है। हालात इतने नाजुक हैं कि एक छोटी सी गलती अमेरिका के जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, जितना भी पैसा अमेरिका ने इस रीजन में डाला हुआ है, सब के सब चुटकी में टॉस पर जा सकते हैं। एक गलत फैसला या एक मिसाइल लॉन्च, एक गलत आदेश, मिडिल ईस्ट में ऐसी तबाही शुरू होगी जिसका अंदाजा दुनिया को नहीं होगा। ईरान अपनी तलवारें पैनी कर रहा है, इजराइल चुपचाप सब कुछ देख रहा है, वो भी पूरी तैयारी कर रहा है। ईरान के सुसाइड ड्रोन्स तैयार हैं, अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर्स आसमान में मंडरा रहे हैं। 2026 का यह साल कूटनीति का नहीं, ऐसा लगता है अस्तित्व की जंग का साल बनता जा रहा है। ईरान पर सैन्य एक्शन का खतरा बढ़ रहा है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी है। ईरान पर हमले के लिए B-2 स्पिरिट और B-52 बॉम्बर तैनाती है। F-22 और F-35 फाइटर जेट अमेरिकी ऑपरेशन में शामिल होंगे। डियागो गार्सिया और यूएसएस अब्राहम लिंकन से ऑपरेशन की प्लानिंग की जा रही है। अली अल सलेम और प्रिंस सुल्तान बेस पर नए एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिए गए हैं। ईरान में टेंशन के बीच मिडिल ईस्ट में फोर्स पोस्टर भी बदल रहा है। तो यहां से 2-3 सवाल हैं। क्या ट्रंप समझौता करेंगे, कोई डील करेंगे ईरान के साथ? उस डील के तहत क्या खामनेई झुकेंगे, या फिर अबू महदी और खुर्रम शहर 4 मिसाइल के जरिए ईरान इजराइल और अमेरिकी बेसिस पर आग बरसाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शायद भविष्य की गर्त में छुपा हुआ। और एक बार ये बातचीत अगर मस्कट में डिटेल हो गई तो अगले 24 से 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत क्रूशियल होने वाले हैं पूरी दुनिया के लिए। सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, सिर्फ ग्लोबल साउथ के लिए नहीं, सिर्फ खाड़ी देशों के लिए नहीं, बल्कि ईस्ट और वेस्ट और साउथ हर तरफ के लिए। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल अली शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्णिमानाथ नेता रिपब्लिकन पार्टी हमारे साथ जुड़ रही है, धीरज कौल जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यूके देवनाथ सर का रुख करूंगा। यूके देवनाथ सर, एक तरफ मस्कट में बातचीत की कोशिश, बातचीत के प्रयास, दूसरी तरफ अबू महदी को शोकेस करना, और अब खुर्रम शहर 4 की तैनाती कर दी गई है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत फेल हुई तो ईरान अंजाम के लिए तैयार है। समझ में नहीं आ रहा कि पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है या मतलब पर्दे के आगे बातचीत चल रही है और पर्दे के पीछे गेम कुछ और ही चल रहा है। विवेक, अभी जो मस्कट में बातचीत चल रही थी, क्योंकि बातचीत फिलहाल खत्म हो गई है जी, ये तो ऐसे भी दोनों जो पार्टी हैं वो एक टेबल पर नहीं बैठ रहे थे। अमेरिकन डेलीगेशन अपना पॉइंट ओमान के कूटनीतिज्ञों को बता रहा था, और ओमान के जो ऑफिशियल्स हैं वो ईरान को कन्वे कर रहे थे,
और इसी तरह से ईरान अपना जो रेस्पॉन्स है वो ओमान के ऑफिशियल्स को बता रहा था, जी। और ओमान के जो ऑफिशियल्स हैं वो उसको अमेरिकन डेलीगेशन को बता रहे थे। अ, तो बातचीत फिलहाल कंक्लूड कर ली गई है, और अभी तक कोई जॉइंट स्टेटमेंट या सिंगल सिंगल स्टेटमेंट भी उभय पक्ष ने जारी नहीं किया है। ईरान की तरफ से उन्होंने सिर्फ इतना कहा है अब कि बातचीत में न्यूक्लियर डील के बारे में बात की गई। अब ये भी कहा गया है ईरान की तरफ से कि हम बातचीत जब कंक्लूड किए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंक्लूजन में था कि फिर से जल्दी ही बातचीत के लिए मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह बातचीत फिर से जल्दी से शुरू होगी, और इस बीच अमेरिका और इजरायल आज रात से या कल से ईरान पर हमला शुरू नहीं कर देंगे, जैसा कि पिछले साल जून में हुआ था। बातचीत के बीच में ही बमबारी चालू हो गई थी। जी विवेक। सर, लेकिन सबसे इससे बड़ा सवाल यह है कि फिर ये मिसाइलों की तैनाती क्यों है? आखिर ये मिसाइल क्यों फिट किए जा रहे हैं? और दूसरी तरफ ईरान तो कह रहा है कि परमाणु कार्यक्रम के अलावा वो किसी मुद्दे पर बात नहीं करेगा, जबकि अमेरिका ने क्लियर कहा है कि आपको परमाणु कार्यक्रम के अलावा डिफेंस में जो आपने आईसीबीएम्स और एमआरबीएम बना रखे हैं, यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा आपका जो मिसाइल कार्यक्रम, आपको सारे मुद्दों पर बातचीत करें, आपको प्रॉक्सीज के मुद्दे पर बातचीत करेंगे, जबकि ईरान ने साफ मना किया है कि ईरान इन मुद्दों पर बात करेगा ही नहीं। हाँ विवेक, हो ये रहा है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार फिलहाल है ही नहीं, और निकट भविष्य में भी होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में ईरान की जो प्रतिष्ठा है, और एकमात्र कारण जिसके वजह से अमेरिका अभी भी बैकफुट पर है, वो ये है कि ईरान के पास इस तरह की मिसाइलें हैं जो कि ना सिर्फ खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकन बेसिस पर हमला कर सकती हैं, वरन जरूरत पड़ने पर इजराइल तक जाकर नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये तो ईरान के लिए अस्तित्व का मामला है, एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है कि वो कुछ भी हो जाए, अपने जो मिसाइल प्रोग्राम है वहां रॉकेट्स और मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और मिसाइल्स बनाना नहीं बंद करेगा। क्योंकि एक बार अगर ईरान के पास लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और मिसाइल्स नहीं है, अमेरिका फिर ईरान का वेनेजुएला बना देगा। जी पूर्णिमा जी के पास जा रहा हूं। पूर्णिमा जी, आपको क्या लगता है कि अमेरिका बहाना ढूंढ रहा है और बातचीत महज एक तरह से ड्रामा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहले तो मैं ये बताऊंगी, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि अमेरिका वहाँ पे क्यों इन्वॉल्व है। वाई इज अमेरिका इन्वॉल्व इन एवरी सिंगल कंटिनेंट, एवरी सिंगल कंट्री? कभी डेमोक्रेसी के लिए, कभी न्यूक्लियर हथियार के लिए, कभी कम्युनिज्म के लिए, कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस दिया ही जाता है। लेकिन उसके पीछे कुछ और है ना, जो एक्सट्रैक्शन एक्सप्लॉयटेशन से हमारा कंट्री बना हुआ है, इसके बारे में भी बात करिए। दैट इज द होल रीजन, दैट इज द होल एंटायर एजेंडा, अमेरिकन हेजेमनी। आप आज से थोड़ी शुरू हुआ है, ईरान थोड़ी द फर्स्ट और लास्ट टारगेट है। अभी आज की सिचुएशन में हम लोग अगर देखेंगे, अमेरिका कितने सारे फ्रंट खुल के रखा हुआ है। ईरान खुल के रखा हुआ है, यूक्रेन रशिया खुला हुआ है, हमारा ग्रीनलैंड का इशू खुला हुआ है। थोड़ी दिन के बाद आपके, मैं तो कहती, तो पिछले शो में मैंने ये भी कहा था, आपके कंट्री के अंदर आपने ऑयल अगर मिलता इस तरह का 200-300 मिलियन रिजर्व्स, तो आपको आज ईरान नहीं, वेनेजुला नहीं, आपको हेटी बना देता। हेटी का हमारे यहाँ से कितना दूर है, लिटरली मियामी और न्यूयॉर्क आप ले लोगे, अभी 2000 किलोमीटर है कैरिबियन का। आप इनका हिस्ट्री पढ़ के देखिए, 1804 में उन्होंने स्लेव्स ने रिवॉल्यूशन किया था वहाँ पे उनको इंडिपेंडेंस के लिए। उसके बाद उन्होंने डबल पेमेंट किया है फ्रांस को। उसके बाद फ्रांस को हटा के 1914 में लिटरली अमेरिका अंदर घुस चुका था। वहाँ पे 20 इयर्स ऑलमोस्ट उनके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ था। इट वॉज ऑल एक्सप्लॉयटेशन। आज हेटी कहाँ पे है? वो पुअर थोड़ी था, वो तो रिच कंट्री था। आज आप आज उसको, हेटी को आप रिच कंट्री बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। वेस्टर्न कंट्रीज आर एक्सप्लॉयटर्स।